आपको पता है यूपी टेट का लगभग 10% सिलेबस सिर्फ 4 लोगों की थ्योरी से निकलता है। सिर्फ 4 लोग? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इवान पेट्रोविच पावलोव, बीएफ स्किनर और कोहलर। इन लोगों ने सीखने मतलब लर्निंग पर अपनी अपनी थ्योरी दी। और ये ऐसी थ्योरीज हैं कि अगर आप इन्हें समझ गए तो आपके यूपी टेट में 10 नंबर कहीं नहीं गए, लेकिन अगर इन्हें छोड़ दिया तो सीडीपी सेक्शन में फेल होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल, और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, किसकी बिल्ली थी, किसका कुत्ता था, एसआर बॉन्ड क्या था। तो अगले कुछ मिनटों में इन थ्योरीज से जुड़े सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। हाँ, तो आज हम इनकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे और वो जरूरी शब्द मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स डीकोड करेंगे जो एग्जाम में सीधा सही जवाब तक ले जाते हैं। चलिए इसको खोल कर समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अमेरिका के मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक से। इन्हें पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। हाँ। इनकी थ्योरी का नाम है प्रयास व भूल का सिद्धांत, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। क्या? टी से थॉर्नडाइक, टी से ट्रायल एंड एरर। ये अच्छी ट्रिक है। तो इस थ्योरी का जो निचोड़ है वो एसआर बॉन्ड में है। एसआर बॉन्ड? हाँ, एस यानी स्टिमुलस जिसे हिंदी में उद्दीपन कहते हैं, और आर यानी रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये 2 शब्द तो बार बार आएंगे। इन्हें थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, स्टिमुलस वो कोई भी चीज है जो आपको कुछ करने के लिए उकसाती है, जैसे आपके सामने गोलगप्पे का ठेला। ओहो, सबसे अच्छा उदाहरण। वो हुआ स्टिमुलस, और उसे देखकर जो आपके मुंह में पानी आ जाता है वो हुआ आपका रिस्पॉन्स। बिल्कुल। तो थॉर्नडाइक ने इसी आइडिया को टेस्ट करने के लिए एक प्रयोग किया था, एक भूखी बिल्ली पर। हाँ, उन्होंने एक बिल्ली को एक खास पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। बिल्ली भूखी थी और बॉक्स के बाहर एक मछली रखी थी। अब वो मछली बिल्ली के लिए एक बहुत मजबूत स्टिमुलस थी। तो बिल्ली ने बाहर निकलने की कोशिश की होगी। जाहिर, उसने उछल-कूद शुरू कर दी, पिंजरे को काटा, पंजों से सलाखों को खींचा, मतलब बहुत सारी गलतियां की, रैंडम रिस्पॉन्सेज दिए। और फिर? और इसी उछल-कूद में अचानक गलती से उसका पंजा एक लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। अच्छा। बिल्ली बाहर निकली और उसे मछली मिल गई। जब ये प्रयोग बार-बार दोहराया गया तो बिल्ली ने धीरे-धीरे फालतू की उछल-कूद कम कर दी। और वो सीधा लीवर दबाना सीख गई। बिल्कुल, बहुत कम समय में। इसी को कहते हैं प्रयास और भूल से सीखना, ट्रायल एंड एरर। और यहीं से थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम भी दिए जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। हाँ, 3 बहुत जरूरी नियम। पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कोई भी तभी सीख सकता है जब वो सीखने के लिए तैयार हो, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। अगर बिल्ली भूखी ना होती तो वो इतनी कोशिश ही क्यों करती? सही बात है। और दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये तो नाम से ही साफ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस नियम के भी 2 हिस्से हैं, उपयोग और अनुपयोग का नियम। मतलब जिसे इस्तेमाल करो वो मजबूत होगा, जिसे छोड़ दो वो कमजोर। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले। एकदम। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट। हाँ, और यही नियम आगे चलकर स्किनर की थ्योरी का आधार बना। ये कहता है कि अगर किसी रिस्पॉन्स का नतीजा अच्छा होता है, सेटिस्फाइंग होता है, तो हम वो काम दोबारा करना चाहते हैं। और अगर नतीजा परेशान करने वाला हो तो वो बॉन्ड कमजोर हो जाता है। बिल्ली को लीवर दबाकर मछली मिली, नतीजा अच्छा था, इसलिए उसने वो काम दोबारा सीखा। तो थॉर्नडाइक ने दिखाया कि जानवर अपने एक्शन और उसके नतीजों से सीखते हैं। पर क्या सीखना हमेशा ऐसे ही होता है? यहीं पर रूस के इवान पावलोव की थ्योरी बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, पावलोव का काम बिल्कुल अलग था। और मजे की बात यह है कि पावलोव मनोवैज्ञानिक थे ही नहीं। अच्छा? हट सुनकर भी लाल टपकाने लगते थे। वो समझ गए कि कुत्ते ने कदमों की आहट को खाने के साथ जोड़ लिया है, कनेक्ट कर लिया है। हाँ। यहीं से उनकी शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी का जन्म हुआ। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल में लंच ब्रेक की घंटी बजते ही मुंह में पानी आ जाता था। एकदम वही चीज है। उन्होंने इसे 4 कदमों में बहुत व्यवस्थित तरीके से किया। क्या थे वो 4 कदम? पहला कदम, कुत्ते को खाना दिखाया, जो एक स्वाभाविक स्टिमुलस है, तो कुत्ते के मुंह में लार आई, जो एक स्वाभाविक रिस्पॉन्स है। इसमें कुछ सिखाया नहीं गया। ये तो नेचुरल है। दूसरा कदम, उन्होंने सिर्फ एक घंटी बजाई। अब घंटी का खाने से कोई लेना देना नहीं था, तो कुत्ते ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, यहाँ तक तो सब सीधा है। असली खेल तीसरे कदम में शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। तीसरे कदम में पावलोव ने पहले घंटी बजाई,
और उसके ठीक बाद कुत्ते को खाना दिया। ये प्रक्रिया उन्होंने कई बार दोहराई, घंटी खाना, घंटी खाना, घंटी खाना। तो कुत्ते के दिमाग में कनेक्शन बन गया। हाँ, एक अनुबंधन, एक कंडीशनिंग बन गई। और फिर आया चौथा और सबसे चौंकाने वाला कदम, जिसमें खाना नहीं दिया। हाँ, अब पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया। और उन्होंने देखा कि सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। वाह। जो घंटी पहले एक बेमतलब आवाज थी, वो अब खाने का सिग्नल बन गई थी। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। तो पावलोव ने दिखाया कि कैसे एक स्टिमुलस को दूसरे से जोड़ा जा सकता है। हाँ, लेकिन बीएफ स्किनर ने तो इस आइडिया को लगभग पलट ही दिया। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उन्होंने पूछा कि क्या होगा अगर असली खेल स्टिमुलस का नहीं बल्कि हमारे काम के नतीजे का हो। एग्जैक्टली अगर थॉर्नडाइक की थ्योरी एसआर थी, मतलब पहले स्टिमुलस फिर रिस्पॉन्स, तो स्किनर की थ्योरी आरएस है। बिल्कुल, मतलब पहले जीव कोई रिस्पॉन्स या व्यवहार करता है और उसके बाद उसे कोई स्टिमुलस मिलता है। स्किनर ने थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को ही अपनी पूरी थ्योरी का हीरो बना दिया। इनकी थ्योरी का नाम है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन्होंने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किए थे, है ना? हाँ, स्किनर ने एक स्पेशल बॉक्स बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। उन्होंने एक भूखे चूहे को उस बॉक्स में डाल दिया। लेकिन इस बार बाहर कोई खाना नहीं रखा था। नहीं, कोई बाहरी स्टिमुलस नहीं था। चूहा बस यूं ही बॉक्स में घूम रहा था, मतलब रैंडम व्यवहार कर रहा था। और फिर थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह गलती से उसका पैर एक लीवर पर दब गया। बिल्कुल, और जैसे ही लीवर दबा, उसे खाने का एक छोटा सा दाना मिला। अच्छा, तो यहाँ खाना बाद में मिला। हाँ, और यहाँ खाना एक पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा था। पुनर्बलन कोई भी ऐसी चीज होती है जिससे किसी व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चूहे ने सीख लिया कि लीवर दबाने से अच्छा नतीजा मिलता है और उसने वो काम बार बार करना शुरू कर दिया। ये जो रेनफोर्समेंट है, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। दो मुख्य प्रकार हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव तो आसान है, मतलब कुछ अच्छा देना, जैसे बच्चे के अच्छे नंबर आने पे चॉकलेट देना। सही। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब है कुछ बुरा हटा लेना। ये सजा नहीं है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, जैसे अगर आप कार में सीट बेल्ट लगा लेते हैं तो वो बीप बीप की परेशान करने वाली आवाज बंद हो जाती है। अच्छा, तो आवाज का बंद होना नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। बिल्कुल, जो आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो स्किनर की थ्योरी आज भी क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत इस्तेमाल होती है, जैसे बच्चों को स्टार देना। हाँ, तारीफ करना, अच्छे ग्रेड्स देना, ये सब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के क्लासिक उदाहरण हैं। अब तक हमने बात की बिल्ली की, जो कोशिश करके सीख रही है, कुत्ते की, जिसकी आदत बन रही है, और चूहे की, जो इनाम के लिए काम कर रहा है। ये सब व्यवहार पर आधारित है। लेकिन क्या सीखने में दिमाग, सोच और समझ का कोई रोल नहीं है? यहीं पर वोल्फगैंग कोहलर एक बिल्कुल अलग नजरिया लेकर आते हैं। एकदम सही पकड़ा। थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, ये तीनों व्यवहारवादी मतलब बिहेवियरिस्ट्स थे। वो दिमाग को एक ब्लैक बॉक्स मानते थे। हाँ, कि अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हम सिर्फ बाहरी व्यवहार को देख सकते हैं। लेकिन कोहलर जैसे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने कहा, नहीं, दिमाग के अंदर क्या हो रहा है वही तो सबसे जरूरी है। गेस्टाल्ट ये एक जर्मन शब्द है। इसका मतलब क्या है? गेस्टाल्ट का मतलब है एक संपूर्ण आकृति या एज अ होल। इनका मानना था कि हम दुनिया को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर के रूप में समझते हैं। और सीखना अचानक से होता है। हाँ, धीरे धीरे कनेक्शंस बनाने से नहीं बल्कि अचानक से पूरी स्थिति को समझ लेने से। इसी को उन्होंने सूझ या इनसाइट कहा। और अपनी इस सूझबूझ की थ्योरी को साबित करने के लिए कोहलर ने सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर प्रयोग किए। हाँ, उनका सबसे मशहूर प्रयोग। सुल्तान ने एक बड़े पिंजरे में बंद था और छत से केले लटक रहे थे जो उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। और पिंजरे में कुछ सामान भी रखा था। हाँ, कुछ खाली बक्से और एक दो छड़ियां। तो सुल्तान ने थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह उछल कूद नहीं की। बिल्कुल नहीं। सुल्तान ने थोड़ी देर कोशिश की, पर जब उसे समझ आया कि वो किलों तक नहीं पहुंच सकता तो वो एक कोने में चुपचाप बैठ गया। सोच रहा होगा। हाँ, बस चारों तरफ देख रहा था, केलों को, बक्सों को, छड़ियों को। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने दिमाग में समस्या को सुलझा रहा है। और फिर अचानक से दिमाग की बत्ती जली। वो उठा, उसने एक बक्से को केलों के ठीक नीचे रखा, उस पर चढ़ा। लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाया होगा। नहीं, फिर वो नीचे उतरा, दूसरा बक्सा लाया,
उसे पहले के ऊपर रखा और अब छड़ी की मदद से उसने केलों को तोड़ लिया। वाह। ये जो अचानक से समाधान सूझने का पल है, इसी को कोहलर ने आहा मोमेंट या इनसाइट कहा है। तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी रट्टा मारने के खिलाफ है। हाँ, ये समझकर सीखने पर जोर देती है। ये कहती है कि समस्या को पहले एक संपूर्ण रूप में देखो, उसके सभी हिस्सों के बीच के संबंध को समझो और फिर समाधान अपने आप सूझ जाएगा। तो अगर इन चारों थ्योरीज का सार निकालना हो एक एक लाइन में, तो वो क्या होगा? बहुत आसानी से कर सकते हैं। थॉर्नडाइक की बिल्ली गलतियां करके सीखती है। ट्रायल एंड एरर। पावलोव का कुत्ता दो चीजों में संबंध बनाकर मतलब आदत से सीखता है। क्लासिकल कंडीशनिंग। स्किनर का चूहा अपने काम के नतीजे यानी इनाम से सीखता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग। और कोहलर का चिंपैंजी पूरी स्थिति को समझकर सोच विचार करके अचानक से हल निकालता है। इनसाइट लर्निंग। चारों ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली विचार हैं। बिल्कुल। और ये सभी सिद्धांत जानवरों पर किए गए प्रयोगों पर आधारित हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सीखने की पहेली के अलग अलग टुकड़े हैं। एक बताता है कोशिश का महत्व, दूसरा आदतों का, तीसरा नतीजों का और चौथा समझ का। तो असली चुनौती एक टीचर के लिए ये है कि वो क्लासरूम में इन चारों को कैसे मिलाता है। और क्या ये चारों मिलकर भी इंसानी सीखने की प्रक्रिया को पूरी तरह समझा पाते हैं? वही तो। क्या इंसानों का सीखना जो भावनाओं, समाज और चेतना से भरा है, वो इन चारों का एक जटिल मिश्रण है? या इसमें कोई पांचवा अनदेखा पहलू भी है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए?